एपिसोड 26। कितनी ताकत। किंग कॉन्ग ने अपना टूटा हुआ हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में खौफ भर गया। विंड वेयरिंग फिस्ट को प्रैक्टिस करने के लिए वो हर दिन पेड़ों और चट्टानों पर मुक्के मारता था। आखिरकार इस फिस्ट से वो सबसे सख्त चट्टान को भी तोड़ सकता था। उसे नहीं लगा था कि आज उसकी किस्मत खराब होगी। सामने वाला शख्स कोई मामूली नहीं बल्कि मास्टर था, जिससे वो टक्कर नहीं ले सकता था। 1.9 मीटर लंबा किंग कॉन्ग एक झटके में अभय सिंह से हार गया और 7-8 मीटर हवा में उड़ गया। हार गया, बॉस हार गया। बॉस कैसे हार सकता है? वो तो यहां का सबसे ताकतवर शख्स है। इस अनजान से कैसे हार गया? क्या हो गया? बॉस सच में हार गया? हां, हार गया और एक मुक्के से उड़ गया। आसपास के गुंडों के चेहरे पर हैरानी छा गई। उनकी आंखों में डिसबिलीफ था। उनकी नजर में किंग कॉन्ग उनका मास्टर था, उनके दिल का वॉर गॉड, सबसे स्ट्रांग। लेकिन अब एक हैंडसम नौजवान ने सिर्फ एक मुक्के से उसे हरा दिया। वो हैरान थे, कंफ्यूज थे और उनके मन में अजीब सा डर भी था। ये नौजवान कहां से आया? उन्हें यकीन था कि पूर्वांचल शहर में इसे पहले कभी नहीं देखा, नहीं इसका नाम सुना। फिर ये इतना ताकतवर कैसे था कि किंग कॉन्ग को एक मुक्के से हरा दिया? तुम सब क्या कर रहे हो? जाओ, इसे मार डालो। अपने आदमियों को हैरानी में देखकर किंग कॉन्ग गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा। उसने तय किया कि अपनी तादाद का फायदा उठाएगा, ज्यादा लोगों से अटैक करवाएगा और अभय को घेर लेगा। तो तू बहुत ताकतवर है, मेरे पास ढेर सारे लोग हैं तुझे पीटने के लिए। अब देखता हूं तू क्या करता है। उसने मन में गुस्से से सोचा। भाइयों, मेरा बदला लो, इसे मार डालो। किंग कॉन्ग के ऑर्डर पर आसपास के गुंडे चीखे, लाठियां और बियर की बोतलें लिए अभय की ओर बढ़े। किंग कॉन्ग उनका लीडर था। अगर वो पीटा गया तो उनके लिए बदला लेना जरूरी था। उनके मन में अभय भले कितना ताकतवर हो, वो अकेला था। उनके पास दर्जनों लोग थे, हथियार थे। इस नौजवान को पीटना आसान था। कहते हैं 2 मुक्कों से 4 हाथ नहीं लड़ सकते। चाहे कितना ताकतवर हो, हाथ तो 2 ही है। दर्जनों हाथों का मुकाबला कैसे करेगा? भाई अभय, सावधान। अभय को दर्जनों गुंडों से घिरा देख श्यामली वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सुंदर आंखों में चिंता उभर आई। चिंता मत कर बहन श्यामली, मैं इन्हें पीट दूंगा। अभय खड़ा हुआ, गुंडों को देखा और एक ठंडी सख्त स्माइल दी। उसकी बॉडी बिजली की तरह हिली और वो फौरन गुंडों के बीच में घुस गया। बैंग बैंग बूम। अभय एक भेड़ियों के झुंड में घुसे वुल्फ की तरह था। एक एक को मुक्के और किक्स मार रहा था। गुंडों की चीखें गूंजी। कुछ के हाथ टूट गए, कुछ की टांगे और कुछ के दांत उखड़ गए। पलक झपकते ही दर्जन भर खतरनाक गुंडे जमीन पर लेटे थे, खून से सने, चीखते हुए। इन गुंडों की सोच अच्छी थी, पर हकीकत क्रूर थी। वे तादाद से अभय को पीटना चाहते थे, लेकिन भूल गए कि भेड़ों का झुंड कितना भी बड़ा हो, वुल्फ किंग के लिए सब कमजोर मुर्गियां हैं। भाई अभय, आप कितने ताकतवर हैं। श्यामली हैरान थी। उसके होंठ खुले रह गए। उसकी चिंता बेकार थी। ये बड़े बड़े गुंडे अभय के सामने कुछ भी नहीं थे। भाई अभय इतना स्ट्रांग था कि श्यामली का दिल धड़क उठा। अब क्या करे? अभय की मजबूत शक्ल को देखते हुए श्यामली शर्मा गई, जैसे उसके पेट में तितलियां उड़ रही हों। उसकी आंखें चमकी। भाई अभय की शक्ल उसके दिल में बड़ी हो गई। वो एक चमकते कवच में सजे नाइट की तरह लग रहा था। कहते हैं हीरो ब्यूटीज को पसंद करते हैं, पर ब्यूटीज भी हीरो से प्यार करती हैं। मादा जानवरों को स्ट्रांग नर जानवरों से नेचुरल प्यार और सम्मान होता है। ये उनकी जेनेटिक इंस्टिंक्ट है। श्यामली खुश थी, एक्साइटेड थी, लेकिन गुंडों का हाल ऐसा नहीं था। उनके चेहरे पीले पड़ गए, जैसे उनके मां बाप मर गए हों। नहीं, उससे भी ज्यादा डर था। शैतान,
ये एक शैतान है। उस पल किंग कॉन्ग और सारे गुंडे डर गए। अभय से उनका मन खौफ से भर गया। एक शख्स ने पलक झपकते दर्जनों हथियारबंद गुंडों को पीट दिया। ये चमत्कार था। किंग कॉन्ग जानता था कि उसके आदमी नॉर्मल गुंडे नहीं थे। वे अक्सर फाइट करते थे, बहुत ताकतवर थे। उसका मानना था कि कमांडोज भी उसके आदमियों को ऐसे नहीं पीट सकते थे। लेकिन अब एक नौजवान ने 1 मिनट में उसके सारे आदमियों को हरा दिया। अगर ये शैतान नहीं तो क्या था? अभय की खतरनाक ताकत देखकर किंग कॉन्ग की आंखों में डर और गहरा पछतावा था। अगर उसे पता होता कि ये शख्स इतना खतरनाक है तो वो 10 लाख रुपए का डेट पहले ही दे देता। लेकिन अब उसने खुद मुसीबत मोल ले ली। पछतावा हो रहा है। किंग कॉन्ग का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दुख बयान नहीं हो सकता था। हिल मत, हाथ ऊपर कर। अचानक पीछे से एक नाजुक आवाज आई। एक सुंदर पुलिस वाली यूनिफॉर्म में आई। उसकी बंदूक अभय और किंग कॉन्ग की ओर थी। अभय ने मुड़कर देखा। यह सुंदर पुलिस वाली कोई और नहीं, माया राठौर थी। अरे, तू यहां क्या कर रही है? अभय ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में हैरानी चमकी। तो तू वही कमीना था जो रेसिंग कर रहा था। इस बार कैसे भागेगा? मैंने कहा था कि भागूंगा। रेसिंग का मसला बाद में, पहले बता, जमीन पर पड़े लोग क्या है? इसका हाथ कैसे टूटा? माया का चेहरा नाजुक था। उसकी आंखें अभय को ठंडे लहजे में घूर रही थी। वो अभय को पहचानती थी। पिछले बार होटल में दोनों एक रूम में थे। भले ही कुछ नहीं हुआ, पर उसका शरीर अभय ने देख लिया था। उसके दिल में अभय के लिए बहुत गुस्सा था। ये पुलिस वाली हमेशा मुसीबत लाती है, इसे थोड़ा चिढ़ाऊंगा। अभय ने आंखें घुमाई और तय किया, बीवी, तू अपने पति पर बंदूक तान रही है। क्या अपने पति को मार डालेगी? मेरा दिल टूट गया। अभय ने दुखी और लाचार चेहरा बनाया। यह बहुत रियल लग रहा था। माया गुस्से से लाल हो गई। कमीना, बीवी? मैं कब से तेरी बीवी बन गई? माया सन्न रह गई। उसके दिल में बिजलियां कड़की और समंदर गरजा। उसे पता था कि यह शख्स बेशर्म है, पर उसने उसकी बेशर्मी को कम समझा था। इतने लोगों के सामने वो उससे छेड़खानी कर रहा था। यह बर्दाश्त नहीं था। उसे इस शख्स को सबक सिखाना था। एपिसोड 27। आपकी बीवी कौन है? यदि आप बकवास करेंगे तो मैं आपका मुंह फाड़ दूंगी। माया राठौर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने सफेद दांत कस लिए और उसकी सुंदर आंखों में आग धधक रही थी। माया, आप मेरे साथ होटल के कमरे में थी। इनकार मत कीजिए, इससे मेरा दिल टूट जाता है। अभय सिंह ने दुखी चेहरा बनाया, जैसे वो कोई लाचार प्राणी हो जिसे सबने ठुकरा दिया हो। उसकी शक्ल ऐसी थी कि देखने वाला भी द्रवित हो जाए। अपना सिर पकड़िए और हाथ ऊपर कीजिए, माया ने सख्त लहजे में कहा। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। जमीन पर दर्जनों लोग पड़े थे। कुछ के हाथ टूटे, कुछ के पैर। ये जानबूझकर की गई चोट थी, एक आपराधिक मामला। माया को यकीन था कि ये सब अभय से जुड़ा था। मैं आपको 3 सेकंड देती हूं। हाथ ऊपर कीजिए। माया ने पिस्तौल निकाली और अभय की ओर बढ़ी, लेकिन अभय बस मुस्कुराता रहा, बिना जरा डर के। ये साफ चुनौती थी। माया का गुस्सा भड़क उठा। इतने लोगों के सामने उसकी अवहेलना उसे बर्दाश्त नहीं हुई। यदि आपने हाथ ऊपर नहीं किए तो मैं गोली चला दूंगी। माया की उंगली ट्रिगर पर थी। उसका हाथ हल्का कांप रहा था। सच कहें तो वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर अभय का रवैया उसे मजबूर कर रहा था। माया की उंगली को ट्रिगर पर देखकर अभय की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में ठंडक उभर आई। मुझे पिस्तौल तानना पसंद नहीं। मैं आपको एक मौका देता हूं। पिस्तौल नीचे रख दीजिए। अभय ने हाथ पीछे रखे और ठंडे लहजे में कहा। पिस्तौल तानने वाले उसे नापसंद थे, और जो ऐसा करते थे वे अब तक नरक में थे। शुक्र था कि वो माया को जानता था
और उसका शरीर भी देखा था। थोड़ा अपराधबोध तो था। अभय की बात सुनकर माया के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। एक पुलिस अधिकारी को धमकी दी जा रही थी। अगर यह बात फैली तो उसका मजाक बन जाता। बैंग! माया का हाथ गुस्से में कांप गया। गोली निकली और अभय के सामने जमीन में छेद बन गया। थोड़ा और आगे होती तो उसे लग जाती। इस औरत ने सच में गोली चलाई? अभय का गुस्सा भड़क उठा। ये गुस्सैल औरत सच में मूर्ख थी। हाथ ऊपर कीजिए, वरना अगली गोली आपको लगेगी। माया ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। लगता है आपको सबक सिखाए बिना याद नहीं रहेगा। अभय ने शैतानी मुस्कान दी। उसने दाया पैर आगे बढ़ाया और माया की ओर बढ़ा। अभय, विरोध मत कीजिए। अभय को शैतानी मुस्कान के साथ अपनी ओर आते देख माया को खतरे का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वो भेड़िए के निशाने पर आ गई हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अभय ने माया की चेतावनी को नजरअंदाज किया और उसकी ओर बढ़ता रहा। काली पैंटीज मुझे पसंद है। अभय ने माया की स्कर्ट पर नजर डाली और शैतानी मुस्कान दी। पिछली बार पुलिस स्टेशन में उसने उसे काली पैंटीज में देखा था। उसे इसका शौक था। माया का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। अभय उसकी ओर बढ़ रहा था। उसे डर लगने लगा। ये शख्स खतरनाक था। ये कहा गया? माया के चेहरे पर हैरानी उभरी। सामने वाला गायब हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे गायब हुआ। खतरा! माया को लगा वो निशाने पर है। उसकी सांसें रुक गई। मुझे ढूंढ रही हैं? अभय माया के पीछे पहुंच गया था। उसने उसकी कमर पकड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, आप कमीने, अपने हाथ हटाइए। कमर पर अजीब एहसास से माया का चेहरा सख्त हो गया। माया ने पिस्तौल उठाई और अभय पर निशाना लगाने की कोशिश की, पर अभय ने तेजी से हाथ बढ़ाया और पिस्तौल छीन ली। मुझ पर गोली चलाने की हिम्मत की। आपको कैसे सजा दूं? अभय ने उसकी कमर छुई और शैतानी नजरों से कहा, अभय, कृपया अपना हाथ हटाइए। इतने लोग देख रहे हैं। ये आपकी इज्जत के लिए ठीक नहीं। माया का चेहरा लाल था। माथे पर पसीना छलक रहा था। ये शख्स बहुत अजीब था। पल में उसकी पिस्तौल छीन ली। नहीं, आपने मुझ पर गोली चलाई। अब देखिए मैं आपको कैसे सजा देता हूं। अभय ने मुस्कुराते हुए माया की कमर पकड़ी और उसके होठों पर चूम लिया। ये एक गहरा चुंबन था, मीठा और मोहक। उसके होंठ चेरी जैसे थे, जिन्हें छोड़ना मुश्किल था। कमीने, मुझे छोड़िए। माया का चेहरा लाल हो गया, जैसे पकी चेरी। इतने लोगों के सामने उसने मुझे चूमा। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? माया के दिल में शर्मिंदगी थी। पहले उसने विरोध करना चाहा, पर अभय ने उसे कस लिया। उसकी मर्दानी खुशबू ने उसे धीरे धीरे डुबो दिया। मैं विरोध करना चाहती थी, पर यह बहुत ताकतवर है। माया ने मन में बहाना बनाया। हवा का झोंका आया और दोनों करीब आ गए। उस चुंबन का रोमांच दिल को छू गया। एपिसोड 28। मैंने क्या देखा? पुलिस स्टेशन की सुंदरी को अभय ने चूमा। हाय, क्या यह सच है? हां, यह सच है। पीछे खड़े दो पुलिस वाले हैरान थे। उनकी आंखों में जलन थी। माया राठौर पुलिस स्टेशन की सबसे खूबसूरत महिला थी। सबके लिए वो एक सपना थी। लेकिन अब अभय सिंह ने उसे चूम लिया। दोनों पुलिस वालों को उससे नफरत हो गई। भाई अभय ने पुलिस स्टेशन की सुंदरी को चूम लिया। श्यामली वर्मा ने सोचा, अरे श्यामली, आप क्या सोच रही है? भाई अभय आपको कैसे चूम सकते हैं? पर अगर वो चूमना चाहें तो क्या मैं मना करूंगी? उसने सोचा और तय किया कि अगर भाई अभय ऐसा करते तो वो मना नहीं करती। इससे उसका दिल थोड़ा धड़का। कमीने, कैप्टन को छोड़िए, वरना हम गोली चलाएंगे। दोनों पुलिस वालों ने पिस्तौल निकाली और अभय पर निशाना साधा। पुलिस स्टेशन की सुंदरी को इसने अपमानित किया। इसे सबक सिखाना जरूरी था। अभय मजे ले रहा था।
तभी उसने देखा कि दोनों पुलिस वाले उस पर पिस्तौल ताने हैं। उसे ये अच्छा नहीं लगा। ये दोनों बेकार लोग, क्या इन्हें नहीं दिख रहा कि वो माया के साथ व्यस्त है? हुश! अभय ने माया को छोड़ा और तेजी से पुलिस वालों के सामने पहुंच गया। उसने बायां हाथ उठाया और उनकी पिस्तौलें गायब हो गई। मेरी पिस्तौल कहाँ गई? दोनों पुलिस वाले हैरान थे। अभय ने हाथ उठाया और उनकी पिस्तौलें गायब। ये जादू जैसा था। हमारी पिस्तौलें वापस कीजिए। माया ने देखा कि उसके माततों की पिस्तौलें भी गायब है। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पिस्तौल पुलिस वाले की जान होती है। अगर वो गायब हुई तो नौकरी खत्म। उनकी कैप्टन होने के नाते उसे पिस्तौलें वापस लानी थी। माफ कीजिए, मुझे आपकी पिस्तौलें नहीं दिखी, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मानने को तैयार नहीं था। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने हमारी पिस्तौलें ली, माया ने गुस्से से कहा। इस शख्स ने उसका फायदा उठाया और पिस्तौल भी चुराई। मेरे पास नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं तो तलाशी ले लीजिए। अभय ने हाथ उठाए। ठीक है, मैं तलाशी लूंगी। माया को भरोसा था कि पिस्तौलें उसके पास है। उसने अपना हाथ अभय की जेब में डाला और तलाशी ली। क्या? पिस्तौलें कहाँ हैं? माया की आंखें चौड़ी हो गई। उसे कुछ नहीं मिला। उसने साफ देखा था कि अभय ने पिस्तौल छीनी थी, पर तलाशी में कुछ नहीं मिला। माया ने 2 बार तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। ये कैसे हुआ? उसकी आंखों में हैरानी थी। मैंने कहा था कि मेरे पास नहीं है। आप यकीन क्यों नहीं करती? अभय ने मासूम चेहरा बनाया। आपने पिस्तौलें कहाँ छिपाई? माया का चेहरा लाल था। वो गुस्से से कांप रही थी। पिस्तौलें गायब हुई तो उसकी नौकरी खतरे में थी। अगर आप मुझसे विनती करेंगी तो मैं बता दूंगा, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। ये औरत उसे हमेशा परेशान करती थी। अभय को लगा कि इसे सबक सिखाना चाहिए। कृपया बताइए, पिस्तौलें कहाँ हैं? माया ने मजबूरी में कहा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। मैंने उन्हें अपनी पैंट की क्रॉच में छिपाया। तलाशी ले लीजिए। अभय ने शैतानी मुस्कान दी। माया ने सोचा कि वो छेड़खानी कर रहा है, पर उसने वहां तलाशी नहीं ली थी। शायद पिस्तौलें सच में वहां हों। माया ने हाथ बढ़ाया और अभय की क्रॉच से 3 पिस्तौलें निकाली। गलती से उसका छोटा भाई छू गया। उसका चेहरा लाल हो गया। छोटी माया, आप बहुत शैतान हैं। अभय ने शैतानी मुस्कान दी। कमीने, मैं आपको मार डालूंगी। माया ने गुस्से से पिस्तौल तानी। खटखट। माया ने ट्रिगर खींचा, पर सिर्फ खाली आवाज हुई। आप अपने पति को मार रही हैं। मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा, अभय ने शिकायत की। माया ने उसकी बात पर आंखें घुमाई और चुप रही। मेरी गोलियां कहाँ हैं? माया ने खाली पिस्तौल देखी। उसका चेहरा हैरानी से भरा था। उसे याद था कि पिस्तौल में 10 गोलियां थी। अब कहाँ गई? ये ढूंढ रही है? अभय ने हल्के से मुस्कुराया और हथेली खोली। गोलियां उसमें थी। गोलियां आपके पास कैसे? माया की आंखें चौड़ी हो गई। ये शख्स कैसे ऐसा कर सकता था? अभय की ताकत बहुत थी। माया को डर लगने लगा। वो पल में पिस्तौल और गोलियां छीन सकता था। ये जादू से भी ज्यादा था। मैंने कहा था कि मुझे पिस्तौल तानना पसंद नहीं। अगर हमारी मुलाकात न हुई होती तो मैं आपको मार चुका होता। अभय ने ठंडी मुस्कान दी और खतरनाक आहट छोड़ी। कितना डरावना एहसास। माया का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपने लगी। उसे लगा कि सामने वाला वुल्फ किंग है और वो एक भेड़ जो कभी भी मर सकती थी। एपिसोड 29। अभय, क्या आप मुझे गोलियां वापस दे सकते हैं? माया राठौर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सावधानी से पूछा। गोलियां भी उसकी दूसरी जान थी। उसे इन्हें वापस लेना ही था। जरूर, लेकिन पहले आपको मुझे डार्लिंग कहना होगा, वरना सोचिए भी मत। अभय सिंह ने मुस्कुराते हुए गोलियां हवा में उछाली। डार्लिंग। माया का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया
पर उसने गुस्सा दबाकर धीरे से अभय को डार्लिंग कहा। अच्छी लड़की, ये लीजिए। अभय ने मुस्कुराकर माया की गुस्साई नजरों के सामने गोलियां दे दी। जमीन पर पड़े लोग क्या आपने घायल किए? माया ने भौहें सिकोड़कर पूछा। अब उसे पता था कि अभय एक छिपा हुआ फाइटर है। ये सारे लोग शायद उसी से घायल हुए होंगे। अगर वो कबूल कर ले तो वो उसे हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले जा सकती थी। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए, माया ने गुस्से में सोचा। महिलाएं चेहरा बदलने में तेज होती है। माया भी ऐसी ही थी। गोलियां मिलते ही वो बदल गई। मुझ पर इल्जाम मत लगाइए, ये लोग खुद गिर गए। अभय ने सिर हिलाया और कुछ भी कबूल करने से मना कर दिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये औरत उसे पसंद नहीं करती। वो उसे कानून तोड़ने का सबूत कैसे देता? क्या मजाक कर रहे हैं? सिर्फ गिरने से हाथ कैसे टूट सकता है? क्या आपको लगता है मैं मूर्ख हूं? माया ने तिरस्कार से कहा। कितना झूठा शख्स है, इसे सजा मिलनी चाहिए। मैं सच कह रहा हूं। अगर आपको यकीन नहीं तो उससे पूछ लीजिए। इसका नाम किंग कॉन्ग है, आप इसे जानती होंगी। अभय ने मुस्कुराते हुए किंग कॉन्ग की ओर इशारा किया। किंग कॉन्ग? माया ने उसे ध्यान से देखा और पाया कि जिसका हाथ टूटा था वो सच में किंग कॉन्ग था। वो उसे अच्छे से जानती थी। 3-1 गैंग का सरगना, एक बदमाश जिसके पास दर्जन भर गुंडे थे। बताइए, आपको किसने ऐसा किया? माया ने किंग कॉन्ग को गुस्से से देखकर ठंडे लहजे में पूछा। क्या मजाक है? क्या आप नहीं देख सकती कि अभय ने मुझे पीटा? क्या आपके पास दिमाग भी है? इतना बेवकूफ सवाल किंग कॉन्ग मन में सोच रहा था। लेकिन अभय से मिलने के बाद उसे उसकी ताकत का अंदाजा हो गया था। वो कांप रहा था और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। पुलिस उसे कुछ दिन जेल में डाल सकती थी, पर इस खतरनाक शख्स से उलझा तो वो मर जाता। अभय ने 1 मिनट में उसके सारे आदमियों को पीट दिया था। वो उसे कैसे नाराज करता? आखिरकार उसने माया से कहा कि वो खुद गिर गया। इससे माया का गुस्सा भड़क उठा। माया का फोन बजा। उसने देखा कि पुलिस स्टेशन चीफ का कॉल है और तुरंत उठा लिया। हाय चीफ, क्या हुआ? माया, अभी पुलिस स्टेशन वापस आ जाइए। चीफ, मैं बाहर एक मामले में व्यस्त हूं। बाद में आऊंगी। नहीं, अभी आइए। एक इमरजेंसी है। शहर के बाहर एक लड़की की हत्या हो गई। अभी केस की जांच शुरू कीजिए। हां चीफ। माया को केस के लिए वापस जाना पड़ा, लेकिन जाते वक्त उसने अभय को गुस्से से घूरा। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। किंग कॉन्ग, अब हम शिखर कॉरपोरेशन का 10 लाख रुपए का डेट चुकाने का वक्त है ना? अभय ने किंग कॉन्ग को ठंडी मुस्कान दी और उसके पास बढ़ा। किंग कॉन्ग ने अभय की आंखों में देखा और डर से कांपने लगा। उसने तेजी से सिर हिलाया। हां भाई, मैं अभी पैसे लाता हूं। किंग कॉन्ग दौड़कर अपने घर से 10 लाख का चेक लाया और अभय को सावधानी से दिया। डेट वसूल हो गया। चलो श्यामली। अभय ने चेक जेब में रखा और श्यामली का हाथ पकड़कर चल दिया। व्रूम उसने श्यामली को मोटर बाइक पर बिठाया और हिम शिखर कॉरपोरेशन की ओर चल पड़ा। लेकिन अभय को नहीं पता था कि कई किलोमीटर दूर एक बेसमेंट में साजिश रची जा रही थी। बेसमेंट में सिर्फ एक मध्यम मोमबत्ती की रोशनी थी। वहां एक मजबूत नौजवान बैठा था। उसकी बॉडी ताकतवर थी, नाक सख्त और चेहरा ठंडा। उसके चारों ओर ठंडी सनसनी थी जो सबको डरा रही थी। टाइगर किंग, मैं नाकाम रहा। पॉइजन स्पाइडर घुटनों पर बैठा था। उसके पट्टी बंधे हाथ थे और वो पसीने से तर था। टाइगर किंग की खतरनाक ताकत को कोई उससे बेहतर नहीं जानता था। वो क्रूर था। आपको पता है नाकामी की सजा क्या है? टाइगर किंग ने ठंडे लहजे में कहा। उसके हाथ में 2 भारी गोलियां थी। टाइगर किंग, मुझे एक और मौका दीजिए। इस बार मैं वुल्फ किंग को जरूर मारूंगा। पॉइजन स्पाइडर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता था कि टाइगर किंग हारे हुए लोगों से नफरत करता था
और उन्हें नरक भेज देता था। आप वुल्फ किंग को मार सकते हैं? टाइगर किंग, मैं उसे नहीं मार सकता, पर उसकी पत्नी को मारकर उसे जिंदगी भर तड़पा सकता हूं। ठीक है, मैं आपको एक और मौका देता हूं, लेकिन फिर नाकाम हुए तो आपको पता है क्या होगा। टाइगर किंग ने हाथ हिलाया और पॉइजन्स स्पाइडर को जाने को कहा। अंधेरा बेसमेंट फिर शांत हो गया। टाइगर किंग को अभय की शादी और उसकी पत्नी के बारे में सब पता था, लेकिन अभय को अभी तक नहीं पता था कि उसकी पत्नी के खिलाफ एक हत्या की साजिश धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। एपिसोड 30। मेरी छोटी श्यामली, आप उदास क्यों हैं? अभय सिंह ने मोटर बाइक चलाते हुए पीछे बैठी श्यामली वर्मा की उदासी देखी। जब से वे पहाड़ी से निकले, श्यामली खुश नहीं थी। कुछ उसे परेशान कर रहा था। भाई अभय, आपको कौन ज्यादा सुंदर लगती है, मैं या वो पुलिस वाली? श्यामली ने भौहें सिकोड़ते हुए अभय को पीछे से पकड़कर पूछा। अभय की भौहें उठीं। उसे ये सवाल सुनकर हंसी आई। अब उसे समझ आया, श्यामली उस पुलिस वाली से जल रही थी। आप उससे कहीं ज्यादा सुंदर हैं। वो पुलिस वाली तो शेरनी की तरह गुस्सैल है और हमेशा मुझे परेशान करती है। अभय को महिलाओं की तारीफ करने में महारत थी। उसने श्यामली की खुशामद की। श्यामली हंस पड़ी। अभय ने पुलिस वाली को शेरनी कहा, जो उसे अच्छा लगा। उसकी हंसी फूल की तरह खिली। वैसे भी वो पुलिस वाली सच में गुस्सैल थी। पिस्तौल तानने में उसे देर नहीं लगती थी। और श्यामली को यह भी अच्छा लगा कि अभय उसे ज्यादा सुंदर मानता था। श्यामली, आप ये कर सकती हैं। आप उनकी नजर में सबसे सुंदर हैं। उसने अपनी छोटी मुट्ठी कसी और मन में कहा। व्रूम। अभय ने मोटर बाइक की थ्रॉटल बढ़ाई और हिम शिखर कॉरपोरेशन की ओर तेजी से चल पड़ा। पहाड़ी पर इतना समय बीत गया था कि दोपहर हो चुकी थी। उसे शिफ्ट खत्म होने से पहले कंपनी पहुंचना था। आधे घंटे बाद अभय कंपनी पहुंच गया। श्यामली, आप पहले सेल्स डिपार्टमेंट चली जाइए। मुझे ये मोटर बाइक मोटे को लौटानी है। अभय ने मुस्कुराकर श्यामली से कहा और मोटर बाइक को कंपनी की ओर धकेला। ठीक है, जल्दी सेल्स डिपार्टमेंट आइए, शिफ्ट खत्म होने वाली है। श्यामली दूसरी मंजिल की ओर बढ़ी। अभय ने मोटर बाइक पार्क की और चाबी लेकर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की ओर गया। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बिल्डिंग के उत्तर पूर्व में था। ये 100 वर्ग मीटर से ज्यादा का था, जिसमें 20 से ज्यादा गार्ड थे। भाई, आप आ गए। मोटा सिक्योरिटी गार्ड हाउ लुओ अभय को देखकर दौड़ा। उसे लगा था कि अभय मोटर बाइक थोड़ी देर के लिए लेगा, पर उसने पूरे दिन रखी। दोपहर में डायरेक्टर ने उसे डांटा भी था। माफ कीजिए, मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। अगली बार डिनर मुझ पर। अभय ने मुस्कुराकर चाबी लौटाई। ठीक है, मेरा नंबर है 139। मोटे ने फोन निकाला और अपना नंबर बताया। मेरा नंबर 185। अभय ने भी नंबर दिया और चला गया। शिफ्ट खत्म होने वाली थी। मोटे को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की सफाई करनी थी और अभय को सेल्स डिपार्टमेंट जाना था। लेकिन इस वक्त सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ हलचल थी। सेल्स डिपार्टमेंट, दूसरी मंजिल। श्यामली वर्मा, क्या आपने 3-1 गैंग से 10 लाख रुपए का डेट वसूल किया? विकास यादव ने ऑफिस में श्यामली को घूरते हुए पूछा। मैनेजर यादव, हमें पैसे मिल गए। कहाँ है? श्रीमान अभय के पास है, वो अभी आ रहे हैं। श्यामली ने मुट्ठी कसते हुए पीछे कदम लिया। उसे विकास की नजर से डर लग रहा था। श्यामली, क्या आपको पता है कि मुझसे झूठ बोलने का क्या अंजाम होगा? मैनेजर यादव, आपका मतलब? मतलब साफ है, अभय ने पैसे नहीं वसूले और आप झूठ बोल रही हैं। मैनेजर यादव, श्रीमान अभय ने सच में पैसे वसूल किए। श्यामली ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। श्यामली, मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो मेरी औरत बन जाइए या हिम शिखर कॉरपोरेशन छोड़ दीजिए। मैनेजर यादव, मुझे मजबूर मत कीजिए। अगर मजबूर करूं तो क्या कर लोगी? विकास ने ठंडी हंसी हंसते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाया। धड़ाम, दरवाजा अचानक खुला।
अभय गुस्से से विकास की ओर बढ़ा। उनकी बात सुनकर उसका गुस्सा भड़क गया था। ये शख्स इस मासूम लड़की को अपनी औरत बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या कमीना था, श्रीमान अभय। श्यामली की आंखों से आंसू निकल आए। वो अभय के पास दौड़ी और रोने लगी। इन दिनों वो विकास की परेशानियों से डर गई थी। आज तो उसने उसका अपमान करने की कोशिश भी की। डरिए मत, छोटी बहन श्यामली। मैं इस कमीने को सबक सिखाऊंगा। अभय को इस छोटी लड़की का रोना देख दया आई। अभय सिंह, ये मेरा ऑफिस है। आपको आने की इजाजत किसने दी? विकास ने भौहें सिकोड़कर धमकाया। वो श्यामली को चूमने वाला था। तभी अभय आ गया। उसे गुस्सा आया कि अभय ने फिर उसका काम बिगाड़ा। हां, क्या आप पैसे नहीं ढूंढ रहे थे? ये रहा 10 लाख रुपए का चेक। 10 लाख? ये कैसे मुमकिन है? उसने ये पैसे कैसे वसूल किए? विकास चेक और किंग कॉन्ग के हस्ताक्षर देखकर हैरान रह गया। 3-1 गैंग के गुंडों ने पहले उसके भेजे लोगों के हाथ तोड़े थे। इस शख्स में ऐसी क्या ताकत थी कि उसने ये चेक वसूल लिया? 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं थी। वो इसे कैसे देने को राजी हुए? चेक कैसे आया, इससे विकास को कोई मतलब नहीं था। उसे गुस्सा था कि अभय ने डेट की समस्या हल कर दी। सुनिए श्यामली, मुझे परवाह नहीं कि चेक आया या नहीं। अगर सेल्स डिपार्टमेंट में काम करना है तो मेरी औरत बनिए, वरना मैं आपके दिन शांत नहीं रहने दूंगा। विकास ने धमकी दी। उसने अपनी हद पार कर दी। अगर उसका दिल न जीत सका तो कम से कम उसका शरीर तो हासिल कर ले। क्या कमीना है। हिम शिखर कॉरपोरेशन में आप जैसे शख्स का होना शर्मनाक है। अभय ने विकास की बात सुनकर गुस्से से चिल्लाया, आप मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करते हैं? क्या आप यहां काम नहीं करना चाहते? विकास का चेहरा काला पड़ गया। उसने अभय को धमकाया। अभय तो सेल्स डिपार्टमेंट का साधारण कर्मचारी था। उस पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? वो मैनेजर था, उसका बॉस चिल्लाना? मैं आपको पीटूंगा। अभय ने ठंडी हंसी हंसी और विकास की ओर बढ़ा। उसने इस घमंडी को सबक सिखाने का फैसला किया। एपिसोड 31। मैं आपका बॉस हूं। अगर आपने मुझे मारा तो मैं सीईओ को रिपोर्ट करूंगा और आपको नौकरी से निकलवा दूंगा। अभय सिंह के पास आते ही विकास यादव का चेहरा बदल गया। उसने जोर से चेतावनी दी, अगर नौकरी से निकाला भी गया तो पहले आपको ठीक करूंगा। अभय ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी आंखों में ठंडक चमकी। उसे ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो श्यामली वर्मा को परेशान करते थे। उसने अपना दाया पैर तेजी से मारा। बिजली की तरह उसका किक विकास के पेट पर लगा। इससे वो 10 मीटर से ज्यादा उड़ गया। कमरे का दरवाजा खुला और बाहर जा गिरा। पुछ! विकास ने मुंह खोला और खून उगला। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो लंबे समय तक उठ न सका। ये शख्स इतना ताकतवर कैसे था? वो हैरान था। जब अभय ने किक मारी तो उसने रोकना चाहा, पर नहीं रोक सका। अभय बहुत तेज था। विकास को पीटा गया देख सेल्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी देखने आए। उनकी नजरों में अभय के लिए हैरानी थी। ये क्या? अभय ने मैनेजर यादव को पीट दिया। मेरी आंखें चौंधिया गई। मैनेजर यादव उनका बॉस है। अपने ऊपर वाले को कैसे मार सकता है? क्या वो नौकरी छोड़ना चाहता है? हाय, ये नया लड़का इतना हिंसक है। अच्छा हुआ मैंने कभी उससे उलझने की कोशिश नहीं की। पर मैनेजर यादव अक्सर अपनी ताकत से लोगों को परेशान करते थे। बहुत घमंडी है। इस बार शायद उन्हें सजा मिली। आसपास के कर्मचारी अपनी राय दे रहे थे। उन्हें विकास के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। साफ था कि सेल्स डिपार्टमेंट में उनकी इमेज खराब थी। पीटे जाने के बाद भी कोई मदद को नहीं आया। मैनेजर यादव, क्या आप अभी भी श्यामली को परेशान करेंगे? अभय विकास के पास आया, उसे नीचे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शैतान। ये शैतान की मुस्कान थी। विकास कांप गया। उसे यकीन था कि अगर जवाब ठीक नहीं दिया तो ये शख्स उसे फिर पीटेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा।
विकास ने सिर झुकाकर हारे हुए की तरह कहा, बहुत अच्छे, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगा। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और उसे नजरअंदाज कर श्यामली की ओर मुड़ा। श्यामली, समस्या हल हो गई, चलिए। उसने मुस्कुराकर श्यामली का हाथ पकड़ा और बाहर चला। शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। अब ऑफिस छोड़ने का समय था। आसपास के लोग अभय को डर से देख रहे थे, उसे खतरनाक मान रहे थे। अभय सिंह, रुकिए, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। विकास का चेहरा सख्त था, उसकी आंखों में ठंडक चमकी। भले ही अभी वो हार गया हो, पर यह सिर्फ इसलिए था कि वो अभय से शारीरिक तौर पर नहीं लड़ सका। लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद करने के कई तरीके थे। अगर उसे पीट नहीं सकता था तो चालाकी का सहारा लेगा। भाई अभय, धन्यवाद। श्यामली का चेहरा लाल था। उसने अभय को कृतज्ञता से देखा। उसे पता था कि अगर यह शख्स न होता तो न सिर्फ 10 लाख का डेट नहीं मिलता, बल्कि विकास उसे परेशान करता। अभय ने उसे बचाया था। मूर्ख, आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं, मैं आपकी मदद तो करूंगा ही। अभय ने उसके चेहरे को छुआ और मुस्कुराया। सिर्फ बहन? मैं सिर्फ बहन नहीं बनना चाहती। श्यामली शर्मिंदा थी, पर मन में कुछ और सोच रही थी। भाई अभय, कंपनी का नियम है कि ज्वेलरी बेचने और डेट वसूलने पर 5% कमीशन मिलता है, यानी 50,000 रुपए। पर अब ऑफिस बंद हो गया। कल मैं आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट ले जाऊंगी इसे लेने। बिल्डिंग से निकलते वक्त श्यामली को यह याद आया। ठीक है, कल फाइनेंस डिपार्टमेंट से ले लेंगे। अभय ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों अलग हुए। दोनों अलग दिशाओं में रहते थे, श्यामली उत्तर में और अभय पूर्व में। पैसे न होने की वजह से अभय ने पैदल चलने का फैसला किया। पैदल चलने के फायदे थे, एक तो व्यायाम, दूसरा पूर्वांचल शहर का नजारा देखना। शालिनी गुप्ता हिम शिखर कॉरपोरेशन की सीईओ थी। उसे पैदल चलने की जरूरत नहीं थी, वो BMW चलाती थी। शिफ्ट शाम 6 बजे खत्म हुई। वो 7 बजे तक गाड़ी चलाकर घर पहुंच गई। जब वो घर आई तो अभय अभी तक नहीं लौटा था। सर्दियों में अंधेरा जल्दी होता था। जब शालिनी ने गाड़ी गैरेज में पार्क की तो बाहर पूरा अंधेरा था। आसमान काला था, स्ट्रीट लाइट्स चमक रही थी, पर घर तक रोशनी नहीं पहुंच रही थी। शालिनी ने चाबी निकाली और घर का दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। उसने स्विच दबाया, पर लाइट नहीं जली। क्या बल्ब खराब हो गया? शालिनी के चेहरे पर हैरानी थी। उसके बल्ब सबसे अच्छे थे, हजारों रुपए के, पहले कभी खराब नहीं हुए। आज क्यों नहीं जल रहे थे? एक बल्ब नहीं जला तो उसने दूसरी लाइट जलाने की कोशिश की। पट पट पट, उसने 3 और स्विच दबाए, पर कोई लाइट नहीं जली। सब लाइट्स न जलने से उसे कुछ गलत लगा। घर में अंधेरा था, जैसे कोई खतरा छिपा हो। वो डर गई। शालिनी को लगा कि घर में कुछ ठीक नहीं है। वो जैसे ही मुड़ी और बाहर जाने लगी, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। किसी ने दरवाजा बंद किया? घर में कोई है? शालिनी डर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे यकीन हो गया कि घर में कोई अनजान शख्स था। पर शाही महल पूर्वांचल शहर का सबसे अच्छा इलाका था। सिक्योरिटी सख्त थी। आने जाने के लिए असली नाम देना पड़ता था। आम अपराधी अंदर नहीं आ सकते थे। ये कौन था? गार्ड्स को कैसे चकमा देकर अंदर आया? कौन है कमरे में? बोलिए। शालिनी ने दीवार से पीठ सटाकर जोर से कहा। उसका चेहरा पीला था, पर अंधेरे के सिवा कोई जवाब नहीं आया। अगर आप बाहर नहीं आए तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। शालिनी ने भौहें सिकोड़कर फोन निकाला। हाँ, मैं सलाह दूंगा कि पुलिस न बुलाए, वरना आप तुरंत लाश बन जाएंगी। अंधेरे से एक ठंडी आवाज आई जो उसे ठिठुरा गई। आप कौन हैं? आपको किसने अंदर आने दिया? अगर अपहरण के लिए है तो मैं आपके मालिक से 2 गुना दाम दे सकती हूं। अब उसे पता था कि कोई है। शालिनी का चेहरा थोड़ा शांत हुआ। उसे पता था
कि बाजार में कई प्रतिद्वंद्वी थे। वे पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे, यहां तक कि अपहरण भी। कुछ समय पहले एक कंपनी के सीईओ को प्रतिद्वंद्वी ने अगवा कर नदी में फेंक दिया था। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपकी जान चाहिए, मुझसे आपकी दुश्मनी है। सच कहूं तो दुश्मनी आपके पति से है। आप उनकी पत्नी हैं तो आपको भी मरना होगा। अंधेरे से आवाज ठंडी थी, जिसमें खतरनाक हवा थी। मेरे पति बहुत ताकतवर हैं। मैं सलाह दूंगी कि आप चले जाएं। अगर वो घर आ गए तो आप जरूर मरेंगे। शालिनी ने डर दबाया और जोर से कहा, अभय, आप अभी तक घर क्यों नहीं आए? उसका हाथ कांप रहा था। वो डरी हुई थी और चाहती थी कि अभय जल्दी आए। एपिसोड 32। लिविंग रूम की लाइट जली। शालिनी गुप्ता के सामने एक काले कपड़े वाला शख्स खड़ा था। यह शख्स 1.7 मीटर लंबा था। उसका चेहरा ठंडा था, आंखें उल्टे त्रिकोण जैसी थी। बाएं हाथ पर पट्टी थी और उससे गहरा खतरनाक एहसास निकल रहा था। घर का सर्किट ब्रेकर इस शख्स ने नीचे कर दिया था, इसलिए बिजली नहीं थी। उसने अभी इसे ऊपर किया तो बिजली आ गई। ये आप है? शख्स का चेहरा देखकर शालिनी का चेहरा बदल गया। वो उसे पहचान गई। ये पॉइजन्स स्पाइडर था, जिसने कल उसकी और अभय सिंह की हत्या की कोशिश की थी। हाय, अगर मेरे पति नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। शालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। वो अंदर से डर गई। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि अभय जल्दी आए और उसे बचाए। पहले वो अभय का चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी, पर अब वो उसे देखना चाहती थी। पर हकीकत क्रूर थी। उसकी चाहत पूरी नहीं हुई। अभय नहीं आया। क्या करूं? क्या करूं? शालिनी परेशान थी। क्या उसे यहां बैठकर मरने का इंतजार करना था? छोटी शालिनी, हिम्मत रखो, आप सबसे अच्छी है। हार मत मानिए। उसने मन में खुद को हौसला दिया। पॉइजन स्पाइडर, अगर आप यहां से चले जाए तो मैं आपको ढेर सारे पैसे दूंगी। 50 लाख काफी है? शालिनी ने डर दबाया और बात शुरू की। अगर सौदा हो गया तो अच्छा था, अगर नहीं हुआ तो भी समय बढ़ाने का तरीका था। जब तक अभय नहीं आ जाता। 50 लाख? एक बड़ी सीईओ की जान सिर्फ 50 लाख की, तो 1 करोड़ कैसे हैं? आप समय बढ़ाना चाहती है, पर यह बेकार है। मुझे पैसे में रुचि नहीं, मुझे आपकी जान चाहिए। पॉइजन स्पाइडर ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखों में खतरनाक इरादा चमका। पर जब उसने शालिनी का चेहरा देखा तो उसकी आंखों में लालच आया। ये औरत बहुत सुंदर थी। उसका चेहरा और बॉडी दोनों बेहतरीन थे। सुंदर महिला, मैंने अपना इरादा बदल लिया। पॉइजन स्पाइडर, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? नहीं, आपको मारने से पहले मैं आपको अपवित्र करूंगा। इतनी सुंदर औरत का मरना अफसोसजनक होगा। पॉइजन्स स्पाइडर की आंखों में लालच था। उसने शैतानी मुस्कान दी। वुल्फ किंग, वुल्फ किंग, आप बहुत ताकतवर हैं ना? आपने मेरा हाथ तोड़ा, मैं स्नाइपर नहीं बन सकता। आज मैं आपकी औरत के साथ खेलूंगा और फिर उसे मारूंगा। आपको मरने की इच्छा होगी। कमीने, आप बेशर्म हैं। पॉइजन स्पाइडर की बात सुनकर शालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। भागना, मुझे भागना होगा। शालिनी जानती थी कि यहां रहने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुख्य दरवाजा पॉइजन्स स्पाइडर ने बंद कर दिया था और वो उसे रोक रहा था। भागने के लिए दूसरी मंजिल की खिड़की ही रास्ता थी। शालिनी मुड़ी और दूसरी मंजिल की खिड़की की ओर दौड़ी। अगर वो खिड़की से कूदकर जोर से चिल्लाती तो गार्ड सुन लेते और उसे बचाने आते। ये उसकी जिंदगी का एकमात्र मौका था। उसने इसे संभाला। भागना चाहती है, पर क्या भाग सकती है? पॉइजन स्पाइडर ने ठंडी हंसी हंसी। उसने सोफे से तकिया उठाया और शालिनी की पीठ पर मारा। धूम! शालिनी 2 कदम ही चली थी कि तकिया लगा। उसका शरीर लड़खड़ाया और वो जमीन पर गिर गई। उसका हाथ रगड़ा और खून निकलने लगा। दर्द हो रहा था। भागो, मुझे भागना है।
उसने दर्द की परवाह नहीं की और जल्दी उठकर फिर दौड़ी। धूम! एक और तकिया आया और उसे फिर जमीन पर गिरा दिया। इस बार उसका माथा जमीन पर लगा। वहां चोट बन गई। उसका सिर चकराया और वो अब भाग न सकी। लगातार 2 बार लगने से उसकी ताकत खत्म हो गई। शरीर घायल था। वो कमजोर होकर जमीन पर बैठ गई। सुंदर महिला, अब आपके पास भागने की ताकत नहीं बची ना? मुझे आपकी देखभाल करने दीजिए। पॉइजन्स स्पाइडर मुस्कुराया और शालिनी की ओर बढ़ा। आप क्या चाहते हैं? पास मत आइए। शालिनी का चेहरा पीला था। उसका सुंदर चेहरा बेरंग हो गया। वो जमीन पर पीछे हटती रही। सुंदर महिला, मैं आपकी देखभाल करना चाहता हूं। वुल्फ किंग की पत्नी, ये बहुत रोमांचक है। पॉइजन स्पाइडर ने होंठ चाटे। उसका चेहरा सख्त था। उसकी वो सख्त शक्ल शालिनी को डरा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रुकिए, अगर आप और पास आए तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाइए। गार्ड्स को मैंने बेहोश कर दिया। आप गला फाड़ लें, कोई नहीं आएगा। इस कमरे में साउंड बैरियर भी है। बेशर्म, अगर आप पास आए तो मैं खुद को मार लूंगी। मर जाऊंगी, पर आपको जीतने नहीं दूंगी। शालिनी का चेहरा पीला था। उसने डरते हुए कहा। वो हिम शिखर कॉरपोरेशन की सीईओ थी, अभय की पत्नी। मरना पड़े तो भी इस शख्स को फायदा नहीं उठाने देगी। हाँ, आत्महत्या? आपको बता दूं, अगर आप मर भी गई तो मैं आपकी लाश के साथ करूंगा। पॉइजन स्पाइडर ने शैतानी हंसी हंसी। उसके शब्द ठंडे और सख्त थे। उसकी बात सुनकर शालिनी निराश हो गई। वो आत्महत्या करके अपनी पवित्रता बचाना चाहती थी, पर अब लग रहा था कि मरने के बाद भी ये शैतान उसे नहीं छोड़ेगा। ये शख्स शैतान था। दुनिया में इतना बुरा इंसान कैसे हो सकता था? उसका दिल टूट गया। शाही महल, मुख्य प्रवेश। जब अभय प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसे कुछ गलत लगा। गार्ड्स और दरबान सब बेहोश हैं। अभय ने ध्यान दिया। मंडप में कई गार्ड्स और दरबान बेहोश पड़े थे। उनकी गर्दन पर मकड़ी का निशान था। भले ही हल्का था, पर उसने देख लिया। मकड़ी का निशान, ये पॉइजन स्पाइडर की निशानी थी। हाय, मेरी पत्नी खतरे में है। अभय का चेहरा बदल गया। वो तेजी से घर नंबर 13 की ओर दौड़ा। उसे पता था कि पॉइजन्स स्पाइडर इलाके में घुस आया था। उसका निशाना शालिनी थी। मूर्ख, मैंने ये क्यों नहीं सोचा? उसका टारगेट शालिनी है। अभय खुद को कोस रहा था। उसे लगा था कि पॉइजन्स स्पाइडर का हाथ तोड़ने के बाद वो जल्दी नहीं लौटेगा, पर एक दिन में ही वो वापस आ गया। घर के अंदर शालिनी पीछे हट रही थी। उसने आसपास की चीजें, तकिए, कप उठाकर पॉइजन स्पाइडर पर फेंकी, पर ये चीजें बेकार थी। पॉइजन स्पाइडर के लिए कोई खतरा नहीं थी। सुंदर महिला, मैं आपकी देखभाल करने आया हूं। पॉइजन स्पाइडर ने हाथ हिलाकर चीजें हटाई और कुछ कदमों में शालिनी के सामने आ गया। उसने हाथ बढ़ाया और शालिनी को पकड़ना चाहा। इस खतरनाक पल में शालिनी ने अपनी हील उतारी और पॉइजन्स स्पाइडर के चेहरे पर फेंकी। हील उसके चेहरे पर लगी। भले ही नुकसान न हुआ, पर उसके चेहरे पर जूते का निशान बन गया। कमीनी, आप मरना चाहती है। पॉइजन स्पाइडर का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। उसने शालिनी पर किक मारी। शालिनी का शरीर कई मीटर उड़ गया। उसने मुंह खोला और खून उगला। उसका चेहरा पीला था। वो हिल भी न सकी। ये पॉइजन स्पाइडर बहुत ताकतवर था। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। कमीनी, देखिए मैं आपकी देखभाल कैसे करता हूं। पॉइजन स्पाइडर ने शैतानी हंसी हंसी और शालिनी की ओर बढ़ा। धड़ाम! एक जोरदार आवाज हुई। घर का मुख्य दरवाजा खुल गया। अभय बड़े कदमों से अंदर आया। जब उसने शालिनी को खून से सना जमीन पर पड़ा देखा तो उसका चेहरा बदल गया। जब वुल्फ किंग गुस्सा होता है तो 1000 मील तक लाशें बिछ जाती हैं। एक जबरदस्त खतरनाक एहसास पूरे घर में फैल गया।
एपिसोड 33। हनी, आप ठीक है? अभय सिन्हा का शरीर तेजी से हिला और पलक झपकते ही शालिनी गुप्ता के पास पहुंच गया। उसकी आंखों में बहुत चिंता और आत्मग्लानि थी। पॉइजन स्पाइडर उसका दुश्मन था और उसे मारने आया था, लेकिन शालिनी उसकी पत्नी होने के नाते बेवजह इस मुसीबत में फंस गई। मैं अभय को देखते ही शालिनी का चेहरा खुशी से भर गया। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसका सिर झुका और वो बेहोश हो गई। वो पहले डरी थी, फिर चोट लगी। अचानक अभय को देखकर उसका दिल इतना उत्तेजित हुआ कि वो बेहोश हो गई। पॉइजन स्पाइडर, आपको मरना होगा। शालिनी के माथे पर खून देखकर अभय से गहरा खतरनाक एहसास निकल रहा था। हाय, वुल्फ किंग लौट आया। मुझे भागना होगा। पॉइजन स्पाइडर का चेहरा बदल गया। वो मुड़ा और बाहर की ओर दौड़ा। उसका इरादा शालिनी को वुल्फ किंग के आने से पहले मारने का था, लेकिन अपनी शैतानी चाहत की वजह से उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया। अब वुल्फ किंग आ गया था। पॉइजन स्पाइडर को भागना ही था। उसे नहीं लगा कि वो वुल्फ किंग से टक्कर ले सकता था। शिव, पॉइजन स्पाइडर का शरीर हिला और वो घर से निकलकर रात में गायब हो गया। क्या आप सच में भाग सकते हैं? आज आपको मरना ही होगा। अभय ने शालिनी को सोफे पर रखा। फिर उसका शरीर हिला और वो पॉइजन स्पाइडर के पीछे दौड़ा। रात के 12 बजे थे। चारों ओर अंधेरा था। पॉइजन स्पाइडर नदी की ओर दौड़ा। उसने वहां एक नाव छोड़ी थी। अगर वो वहां पहुंच जाता तो बच जाता। नजदीक और नजदीक नदी सामने थी। पॉइजन स्पाइडर के चेहरे पर खुशी उभरी। अचानक एक छाया सामने आई और उसे रोका। उसने ऊपर देखा और उसका चेहरा बदल गया। जिसने उसे रोका वो कोई और नहीं, वुल्फ किंग था। वुल्फ किंग की स्पीड बहुत तेज थी। कुछ मिनटों में वो उसे पकड़ लिया। वुल्फ किंग, क्या आपको मुझे मारना ही है? पॉइजन स्पाइडर रुका और सख्त चेहरे से बोला, पॉइजन स्पाइडर, जिस पल आपने शालिनी की हत्या का फैसला किया, आपकी मौत तय हो गई। अभय ने ठंडे लहजे में कहा। उसका चेहरा गंभीर था। सच कहें तो जब से वो वुल्फ कॉन्टिनेंट से पूर्वांचल शहर लौटा, उसने अपने खतरनाक इरादों को दबा रखा था। वो शांत जिंदगी चाहता था और किसी को मारना नहीं चाहता था। पर अगर वो शांति चाहता था तो भी उसके दुश्मन उसे छोड़ते नहीं थे। न सिर्फ उसकी हत्या करना चाहते थे, बल्कि उसकी पत्नी को भी। अभय का गुस्सा भड़क गया और उसका खतरनाक इरादा बाहर आ गया। जब शांति नहीं मिल सकती तो वो अपने मन से मार डालेगा। देवता रोके तो देवता मरेगा, बुद्ध रोके तो बुद्ध मरेगा। वो तब तक मारेगा जब तक उसकी हैसियत सबको न दिखे, जब तक दुनिया में कोई दुश्मन न बचे, जब तक सब उसके सामने न कांपे। ठीक है, लोग कहते हैं कि वुल्फ किंग नंबर 1 किंग है। आज मैं खुद देखूंगा। भागने की उम्मीद छोड़ पॉइजन स्पाइडर आगे बढ़ा और मरने की लड़ाई के लिए तैयार हुआ। आप मेरे साथ लड़ने के लायक नहीं हैं। अभय ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी आंखें नीचे देख रही थी, जैसे वो एक चींटी को देख रहा हो। आप मेरी तौहीन करने की हिम्मत करते हैं? पॉइजन स्पाइडर गुस्से में था। उसका शरीर आगे बढ़ा और दाया पैर अभय के पेट पर तेजी से मारा। अभय ने ठंडी हंसी हंसी। उसने दाया पैर बिजली की तरह मारा, जो पॉइजन स्पाइडर के पैर पर लगा। कच! दोनों पैर टकराए। पॉइजन स्पाइडर का पैर टूट गया। वो चीखा और डरे चेहरे के साथ जमीन पर गिरा। एक चाल में पॉइजन स्पाइडर हार गया। अगर टाइगर किंग आता तो अभय थोड़ा चिंतित होता, पर पॉइजन स्पाइडर टाइगर किंग का मातहत था। वो बेहतरीन स्नाइपर था, लेकिन जब से अभय ने उसका हाथ तोड़ा, वो बंदूक नहीं चला सकता था। वो बिना दांत का शेर बन गया था। शालिनी के साथ उसकी हरकत याद कर अभय का गुस्सा भड़क गया। इसने उसकी पत्नी को अपवित्र करना चाहा था। अभय ने अभी शालिनी को छुआ भी नहीं था और इसने उस पर हाथ डालने की हिम्मत की। अभय पॉइजन स्पाइडर के पास आया, दाया पैर उठाया
और उसकी क्रॉच पर जोर से मारा। पिंग! एक गहरी आवाज हुई। पॉइजन्स स्पाइडर का निचला हिस्सा फट गया। वो चीखा। चीख बहुत दर्दनाक थी। नदी के पास के पक्षी भी डरकर उड़ गए। वुल्फ किंग, आप बहुत क्रूर हैं। आपने मेरे अंकुश नष्ट कर दिए। पॉइजन्स स्पाइडर ने क्रॉच पकड़ा। उसका चेहरा पीला था और आंखें गुस्से से भरी थी। अंकुश पुरुष की पहचान होते हैं। नष्ट होने पर वो नपुंसक बन जाता है। पुरुष के लिए ये सबसे बड़ी सजा थी। पॉइजन्स स्पाइडर का चेहरा पीला था। उसकी नजरें वुल्फ किंग को मार डालना चाहती थी। आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं? वुल्फ किंग, आपकी मौत अच्छी नहीं होगी। टाइगर किंग आपको नहीं छोड़ेंगे। हां, मैं टाइगर किंग को भूल ही गया था। बताइए, वो कहाँ है? सोचिए भी मत। मैं मर जाऊंगा, पर नहीं बताऊंगा। पॉइजन स्पाइडर, भारत में एक सजा है। 1000 चाकू, 10,000 कट। क्या आप आजमाना चाहते हैं? अभय ने ठंडी मुस्कान दी। उसने अपनी बाह से चाकू निकाला और आगे बढ़ा। अपने दुश्मनों के लिए वो हमेशा क्रूर था। वुल्फ कॉन्टिनेंट में कोई उसकी सजा बर्दाश्त नहीं कर पाया था। आखिर में उसे सारी जानकारी मिल ही जाती थी। अभय के हाथ में काला चाकू देखकर पॉइजन्स स्पाइडर का चेहरा बदल गया। वो जानता था कि ये चाकू लाइफ टेकिंग नाइफ था। इसके हाथों कई लोग मरे थे। वो मरना नहीं चाहता था और 1000 कट की सजा तो बिल्कुल नहीं चाहता था। वुल्फ किंग, अगर मैं बताऊं कि टाइगर किंग कहाँ है, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? नहीं। अगर आप बताएंगे तो मैं आपकी पूरी लाश छोड़ दूंगा, वरना आपको जिंदा काट डालूंगा। जब मरना ही है तो क्यों बताऊं? तो मैं आपको 1000 कट का स्वाद चखाऊंगा। अभय ने ठंडी मुस्कान दी। उसने तेज चाकू पॉइजन्स स्पाइडर की बाह में मारा और मांस का टुकड़ा काट लिया। आह! पॉइजन स्पाइडर चीखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और खून बहने लगा। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। 20वें कट तक पॉइजन स्पाइडर बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने डरते हुए कहा, वुल्फ किंग, कृपया मुझे मार डालिए। मरना आसान है। बताइए, टाइगर किंग कहाँ है? वरना मैं आपको मरने भी नहीं दूंगा। अभय ने ठंडे चेहरे से चाकू पर खून पोंछा। वो तियान यांग रोड पर है, सनशाइन रियल एस्टेट के परित्यक्त बेसमेंट में। पॉइजन स्पाइडर दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका और टाइगर किंग की जगह बता दी। अब आप मर सकते हैं। अभय ने चाकू उठाया और पॉइजन स्पाइडर को मारने ही वाला था कि एक साफ आवाज आई, वुल्फ किंग महाराज, कृपया रुकिए। आवाज आई और अंधेरे से 2 काले कपड़ों में युवा निकले। दोनों में एक पुरुष और एक महिला थी। पुरुष सुंदर था, महिला आकर्षक। बोलने वाली महिला थी। वो 25 से 26 साल की थी। उसका चेहरा सुंदर था, शरीर पतला और उससे ताकतवर एहसास निकल रहा था। एपिसोड 34। आप मुझे रोकने वाले कौन हैं? अभय सिंह ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए ठंडे लहजे में पूछा। उसे यकीन था कि उसने इस सुंदर महिला से पहले कभी मुलाकात नहीं की थी। फिर भी वो उसे कैसे जानती थी? सच कहें तो ये महिला बहुत सुंदर थी। उसका चेहरा चमकदार था, नाक नुकीली, त्वचा हल्की सावली और शरीर लंबा। वो एक सेक्सी चीते की तरह थी। उसकी बॉडी में जरा भी चर्बी नहीं थी। साफ था कि ये लंबे समय तक व्यायाम का नतीजा था। मैं अपना परिचय देती हूं। मेरा नाम रेड बटरफ्लाई यिप है। मैं ड्रैगन फैंग क्लैन से हूं। मैंने आपकी तस्वीर पहले देखी है, सुंदर महिला ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ड्रैगन फैंग क्लैन? अभय ने भौहें सिकोड़ते हुए हैरानी जताई। वो ड्रैगन फैंग क्लैन को अच्छे से जानता था। ये भारत की एक खास फोर्स टीम थी और विशेष विभागों में से एक थी। ड्रैगन फैंग क्लैन का हर सदस्य एक ताकतवर शख्स था। जब अभय वुल्फ कॉन्टिनेंट में था, उसने ड्रैगन फैंग क्लैन के सदस्यों से एक बार मुलाकात की थी। उसने देखा था कि एक सदस्य ने एक शेर को एक मुक्के से मार डाला था। ये कहानियों के हीरोज की तरह था।
उनका मुख्य काम देश की रक्षा करना, नेताओं की सुरक्षा और विदेशी ताकतों को रोकना था। ड्रैगन फेंग क्लैन का कप्तान ड्रैगन किंग था। वो ड्रैगन कॉन्टिनेंट का राजा था, दर्जन भर देशों में सबसे ताकतवर शख्स। बेशक ड्रैगन किंग 7 किंग्स में सबसे रहस्यमयी था। किसी ने उसे लड़ते नहीं देखा था। कहा जाता था कि जो उसे लड़ते देखता था वो मर जाता था। लेकिन ड्रैगन फेंग क्लैन में 10 सदस्य थे। अभय उन सभी को जानता था, पर रेड बटरफ्लाई यिप को नहीं पहचानता था। साफ था कि रेड बटरफ्लाई यिप क्लैन का मुख्य सदस्य नहीं थी। वो सिर्फ एक बाहरी बैकअप सदस्य हो सकती थी। ड्रैगन फेंग क्लैन के हर शहर में बैकअप सदस्य थे। ये सुंदर महिला पूर्वांचल शहर की बैकअप सदस्य थी। श्रीमती यिप, मुझे पॉइजन स्पाइडर को मारना ही होगा। अभय ने भौहें सिकोड़कर ठंडे लहजे में कहा। पॉइजन स्पाइडर ने उसकी पत्नी की हत्या की कोशिश की थी। अभय ने उसे मौत की सजा सुना दी थी। ड्रैगन फेंग क्लैन भी उसे नहीं रोक सकता था। वुल्फ किंग, भले ही आप वुल्फ कॉन्टिनेंट के राजा हो, ये भारत है। आप यहां सब कुछ अपने मन से नहीं कर सकते। रेड बटरफ्लाई यिप के बगल वाला सुंदर नौजवान ने भौहें सिकोड़कर ठंडे लहजे में कहा। यह जानना जरूरी था कि ड्रैगन फेंग क्लैन भारत में सबसे ताकतवर था। वो सीधे राष्ट्रपति को जवाबदेह था। डायरेक्टर, मेयर या सेना के कमांडर भी उन्हें सम्मान देते थे। लेकिन वुल्फ किंग ने उसे देखा तो न सिर्फ बेफिक्र रहा, बल्कि जरा भी परवाह नहीं की। इससे घमंडी नौजवान बहुत नाराज था। आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानता हूं? अभय ने उस नौजवान को नाराजगी से देखा। मेरा नाम विक्रम शर्मा है। मैं ड्रैगन फेंग क्लैन की पूर्वांचल शहर टीम का डिप्टी लीडर हूं। मैं आपको आदेश देता हूं कि पॉइजन स्पाइडर को हमारे हवाले करें। वो टाइगर किंग का आदमी है। हमें उससे पूछताछ करनी है। विक्रम शर्मा ने घमंड से कहा, जैसे वो अपने मातहत को ऑर्डर दे रहा हो। आप मुझे ऑर्डर देने वाले कौन हैं? आपका बॉस ड्रैगन किंग भी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करता। अभय ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। वुल्फ किंग, ये भारत है, वुल्फ कॉन्टिनेंट नहीं। यहां शेर हो तो झुको, ड्रैगन हो तो सिकुड़ो। भारत में हमारा ड्रैगन फेंग क्लैन ऐसा कहता है। विक्रम शर्मा ने घमंड से कहा। उसे वुल्फ किंग की परवाह नहीं थी। हां, वुल्फ किंग वुल्फ कॉन्टिनेंट का राजा था और दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। लेकिन ये अंडरवर्ल्ड की कहानियां थी। ड्रैगन फेंग क्लैन के सदस्य के तौर पर उसे यकीन नहीं था। 7 महाद्वीपों पर 7 किंग्स थे। सब नंबर 1 बनना चाहते थे। वुल्फ किंग क्यों सबसे ऊपर हो? विक्रम शर्मा को यकीन नहीं था। उसके दिल में उसका लीडर ड्रैगन किंग नंबर 1 था। इसलिए वुल्फ किंग को देखकर उसने उसे परेशान करना शुरू किया। साफ कहें तो वो वुल्फ किंग को नीचा दिखाना चाहता था। पर विक्रम शर्मा ने गलत शख्स चुन लिया। वुल्फ किंग कौन था? वो सम्राट था। उसकी गरिमा को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। जो राजा को चुनौती देता था उसे अंजाम भुगतना पड़ता था। विक्रम शर्मा, अगर मैं पॉइजन स्पाइडर को न छोड़ूं तो? वुल्फ किंग, अगर आप उसे नहीं छोड़ते तो मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। सच में? तो मैं अभी पॉइजन स्पाइडर को मारता हूं। देखता हूं आप तेज हैं या मेरा चाकू। अभय ने ठंडी मुस्कान दी और चाकू से पॉइजन स्पाइडर की गर्दन की ओर मारा। वुल्फ किंग, आपकी हिम्मत कैसे हुई? विक्रम शर्मा का चेहरा बदल गया। वो तेजी से पॉइजन स्पाइडर की ओर बढ़ा। उसे ऊपर से ऑर्डर था कि पॉइजन स्पाइडर को जिंदा पकड़ा जाए और टाइगर किंग की जगह पूछी जाए। अब वुल्फ किंग उसे मारना चाहता था। विक्रम शर्मा को उसे बचाना था। चीर चाकू बिजली की तरह पॉइजन स्पाइडर की गर्दन से गुजरा। खून फूट पड़ा। गश पॉइजन स्पाइडर ने अपनी गर्दन पकड़ी। उसकी आंखों में अनिच्छा थी। वो जमीन पर गिरा और उसकी सांसें थम गई। कितना तेज चाकू! विक्रम शर्मा हैरान था। वुल्फ किंग की स्पीड बहुत तेज थी। वो अभी दौड़ा ही था
कि चाकू ने पॉइजन्स स्पाइडर की गर्दन काट दी। उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। पर जब उसे पता चला कि वुल्फ किंग ने पॉइजन स्पाइडर को मार डाला और उसका काम पूरा नहीं होगा, तो उसका दिल गुस्से से भर गया। वुल्फ किंग, आपने ड्रैगन फेंग क्लैन के ऑर्डर की अवहेलना की। विक्रम शर्मा ने अभय को सख्त नजरों से देखा। अभय ने उसे नहीं देखा। वो पॉइजन्स स्पाइडर की लाश देख रहा था। उसे पता था कि लाश यहां नहीं छोड़ सकता। अगर कोई देख लेता तो मुसीबत हो जाती। मछलियों को खिलाओ। अभय ने पॉइजन्स स्पाइडर की लाश को नदी में किक मारी। नदी का पानी लाश को ढक गया और मछलियां उसे खाने लगी। मारा और मछलियों को खिलाया। वुल्फ किंग सच में क्रूर था। रेड बटरफ्लाई यिप का चेहरा हल्का बदल गया। वो हैरान थी। वुल्फ किंग, आपने मेरे ऑर्डर की अवहेलना कैसे की? अभय ने उसे नजरअंदाज किया तो विक्रम शर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हां, विक्रम शर्मा ने गुस्से से चीखा और अभय के सिर पर मुक्का मारा। वो इस घमंडी को सबक सिखाना चाहता था। आप मरना चाहते हैं। अभय का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने दाया हाथ तेजी से बढ़ाया और विक्रम शर्मा का मुक्का पकड़ लिया। उसे अपनी ओर खींचा। अभय का बाया हाथ पंजे की तरह बना और बिजली की तरह विक्रम शर्मा की गर्दन पर कस गया। विक्रम शर्मा का चेहरा लाल हो गया। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कितनी ताकत! विक्रम शर्मा हैरान था। वुल्फ किंग की ताकत उसकी सोच से परे थी। उसने कभी इतना ताकतवर शख्स नहीं देखा था। शायद उसका लीडर ड्रैगन किंग ही उससे टक्कर ले सकता था। क्या आपको यकीन है? मैं आपको मार डालूंगा। अभय ने ठंडी मुस्कान दी। उसका पूरा शरीर गहरा खतरनाक एहसास छोड़ रहा था। वो नरक से आया मौत का देवता लग रहा था। शालिनी को घायल देखने के बाद उसका खतरनाक इरादा जाग गया था। जो रास्ते में आएगा उसे मार डालेगा। वुल्फ किंग के गुस्से से हजारों लाशें बिछ जाती थी। एक बेकाबू वुल्फ किंग इस धरती को खून से रंग देता था। वुल्फ किंग, नहीं। रेड बटरफ्लाई यिप का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी कहा। उसे डर था कि देर हुई तो वुल्फ किंग विक्रम शर्मा को मार डालेगा। विक्रम शर्मा की पहचान साधारण नहीं थी। उसे मारा नहीं जा सकता था, वरना बड़ी मुसीबत हो जाती। मुझे एक कारण बताइए कि उसे क्यों न मारूं? अभय ने रेड बटरफ्लाई यिप को देखा और ठंडे लहजे में कहा। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। इस पल उसके शरीर का खतरनाक इरादा पूरी तरह बाहर आ गया था। खून का प्यासा वुल्फ किंग वापस आ गया था। वुल्फ किंग, आज हमारी गलती थी। मैं आपसे माफी मांगती हूं। माफी से कोई फायदा नहीं। वुल्फ किंग, भारत एक आधुनिक समाज है। यहां हत्या गैरकानूनी है। आप मुझे धमकाने की हिम्मत करते हैं? अभय ने आंखें सिकोड़ ली। उसकी नजरें ठंडी हो गई। उस ठंडी नजर में खतरनाक इरादा था। रेड बटरफ्लाई यिप कांप गई। उसे शक नहीं था कि अगर उसका जवाब ठीक न हुआ तो विक्रम शर्मा मर जाता। विक्रम शर्मा को मरना नहीं था और वुल्फ किंग को गुस्सा भी नहीं दिलाना था। रेड बटरफ्लाई यिप का दिमाग तेजी से चला। वो कोई रास्ता सोचने लगी। एपिसोड 35। मैं धमकी देने की हिम्मत नहीं करूंगी। मैं वुल्फ किंग महाराज को कैसे धमका सकती हूं? आपने पॉइजन स्पाइडर को मारा। पुलिस आपको परेशान कर सकती है। मैं पुलिस से बात कर सकती हूं और कह सकती हूं कि वो आगे जांच न करें। रेड बटरफ्लाई यिप का चेहरा पीला था। उसने धीरे से कहा। वुल्फ किंग का चेहरा सख्त देखकर रेड बटरफ्लाई यिप ने सावधानी से कहा, वुल्फ किंग महाराज, अगर आप विक्रम शर्मा को छोड़ दें तो हम पूर्वांचल शहर में आपकी जरूरी मदद कर सकते हैं, जैसे कि हम शालिनी गुप्ता की सुरक्षा कर सकते हैं। वुल्फ किंग से विक्रम शर्मा को छुड़ाने के लिए रेड बटरफ्लाई यिप ने ड्रैगन फेंग क्लैन से शालिनी की सुरक्षा का वादा किया। साफ था कि ड्रैगन फेंग क्लैन एक खास विभाग था जो सिर्फ बड़े अधिकारियों की सुरक्षा करता था। रेड बटरफ्लाई यिप शालिनी को बड़े अधिकारी की तरह बचाएगी। ये एक बड़ा फायदा था। ठीक है, मैं उसे एक बार छोड़ दूंगा।
अगली बार ऐसा नहीं होगा। अभय सिंह ने ठंडी मुस्कान दी। उसने दाया हाथ हिलाया और विक्रम शर्मा को 7 से 8 मीटर दूर फेंक दिया। वो जमीन पर जोर से गिरा। गिरने से उसे चक्कर आ गए और सिर घूमने लगा। अभय ने विक्रम को छोड़ते वक्त अपने बारे में भी सोचा। पहला, ये भारत था, पुलिस की ताकत बहुत थी। दूसरा, उसकी ड्रैगन फेंग क्लैन से कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर वो विक्रम को मार देता तो दुश्मनी कभी खत्म न होती, जो बेकार था। तीसरा, सबसे जरूरी कारण, वो हर वक्त शालिनी के साथ नहीं रह सकता था। ड्रैगन फेंग क्लैन का सरकारी बैकग्राउंड था और वो ताकतवर थे। अगर वो शालिनी की सुरक्षा करते तो उसकी सुरक्षा बढ़ जाती। इन 3 कारणों को देखते हुए उसने विक्रम को छोड़ दिया। धन्यवाद, वुल्फ किंग महाराज। कृपया बताइए, क्या आपको पता है कि टाइगर किंग कहाँ है? रेड बटरफ्लाई यिप का चेहरा पीला था। उसने धीमी आवाज में पूछा। टाइगर किंग ड्रैगन फेंग क्लैन का दुश्मन था। 1 साल पहले टाइगर कॉन्टिनेंट में मिशन के दौरान टाइगर किंग ने उन पर हमला किया था। उसने ड्रैगन फेंग क्लैन के डिप्टी कप्तान की टांग तोड़ दी थी। अब वो बैसाखी से चलता था। ड्रैगन फेंग क्लैन को यह बदला लेना था। पहले टाइगर किंग टाइगर कॉन्टिनेंट में छिपा था। उन्होंने कई बार उसे मारने की कोशिश की, पर नाकाम रहे। अब वो भारत में था, तो वो उसे खत्म करना चाहते थे और अपने डिप्टी कप्तान का बदला लेना चाहते थे। ड्रैगन फेंग क्लैन भारत की सबसे मजबूत लड़ाकू टीम थी। कुछ मामलों में वो भारत के वंशजों का प्रतिनिधित्व करते थे। जो भारत की इज्जत को चुनौती दे, चाहे वो कितनी भी दूर हो, उसे मारना जरूरी था। टाइगर किंग ड्रैगन फेंग क्लैन की हत्या सूची में था। पॉइजन स्पाइडर ने कहा था कि टाइगर किंग तियान यांग रोड पर है, सनशाइन रियल एस्टेट के परित्यक्त बेसमेंट में। अभय ने चाकू जेब में रखा और हल्के से कहा, वुल्फ किंग, टाइगर किंग आपकी हत्या करने वाला था। क्या आप उसे परेशान नहीं करेंगे? रेड बटरफ्लाई यिप ने आंखें घुमाई और कहा, छोटी लड़की, आप मुझे टाइगर किंग को मारने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं? मैं वुल्फ किंग महाराज को इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे करूंगी? छोटी लड़की, मैं टाइगर किंग को जरूर मारूंगा, पर अभी नहीं। वुल्फ किंग, वो अभी सनशाइन रियल एस्टेट के बेसमेंट में है। क्या आपको डर लग रहा है? छोटी लड़की, उल्टा मनोविज्ञान मुझ पर काम नहीं करता। मैं बस इतना कह सकता हूं कि अगर टाइगर किंग सच में बेसमेंट में था, तो वो अब तक जा चुका होगा। अभय ने हल्के से मुस्कुराया, मुड़ा और शाही महल की ओर चला गया। कुछ ही देर में वो अंधेरे में गायब हो गया। वो टाइगर किंग को मारना चाहता था, पर टाइगर किंग न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि बहुत शक्की और चालाक भी था। जब उसने पॉइजन्स स्पाइडर को शालिनी को मारने भेजा, तो शायद वो अपनी जगह बदल चुका था। अगर वो सनशाइन रियल एस्टेट के बेसमेंट में जाता, तो टाइगर किंग नहीं मिलता। ये वुल्फ किंग की समझ थी। लीडर, अब क्या करें? अभय को अंधेरे में गायब होते देख विक्रम शर्मा का चेहरा पीला था। वो रेड बटरफ्लाई यिप के पास आया और पूछा। पूर्वांचल शहर में ड्रैगन फेंग क्लैन के 30 से ज्यादा सदस्य थे। रेड बटरफ्लाई यिप लीडर थी और विक्रम शर्मा डिप्टी लीडर था। फौरन अपने लोगों को बुलाइए। हमें सनशाइन रियल एस्टेट के बेसमेंट में जाना है। मुझे यकीन नहीं कि टाइगर किंग सच में चला गया। रेड बटरफ्लाई यिप ने हाथ हिलाया और शान से कहा, हां लीडर। विक्रम शर्मा ने जवाब दिया। उसने फोन निकाला और अपने मातहतों को बुलाकर टाइगर किंग को पकड़ने की तैयारी शुरू की। अभय नदी किनारे से निकला और तेजी से दौड़ा। 1 मिनट में वो घर नंबर 13 पर पहुंच गया। कमरे के अंदर शालिनी का चेहरा पीला था। वो बिस्तर पर सोती सुंदरी की तरह पड़ी थी। अभय ने रबिंग अल्कोहल, गॉज, दवा ढूंढी। उसने पहले शालिनी के चेहरे का खून पोंछा, फिर अल्कोहल से साफ किया, दवा लगाई और गॉज से बांध दिया। शालिनी को मम्मी की तरह देखकर अभय का दिल दुखा। उसे पता था कि ये औरत उसके कारण घायल हुई थी। पास मत आइए, पास मत आइए। शालिनी अचानक जोर से चीखी। उसकी आंखों में डर था,
बेहोशी में उसे बुरा सपना आया था। हनी, डरिए मत, ये मैं हूं। अभय की आंखों में ग्लानि और दर्द था। उसने शालिनी को कसकर गले लगाया। शालिनी पहले बहुत घमंडी थी, अब वो डरी हुई थी। कमीने पॉइजन स्पाइडर, तुम्हें 1000 टुकड़े कर दूं, तब भी मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। उसे मारने की चाहत थी, साथ ही दुख भी था। वाह प्यारे, सच में आप हैं। मुझे लगा मैं आपको फिर कभी नहीं देखूंगी। शालिनी ने आंखें खोली और अभय को अपने पास देखा। वो तुरंत रोने लगी। जब पॉइजन स्पाइडर आया, वो डर गई थी, बहुत डर और असहाय थी। भले ही शालिनी बिजनेस की रानी थी और कारोबार में बहुत कुछ कर सकती थी, पर वो एक औरत थी। पॉइजन स्पाइडर जैसे हत्यारे के सामने वो कमजोर थी। डरना स्वाभाविक था। अगर अभय थोड़ा और देर करता तो वो आत्महत्या कर लेती। हनी, माफ कीजिए, मैं वादा करता हूं अब आपको चोट नहीं लगने दूंगा। अभय ने शालिनी को गले लगाया और दृढ़ता से कहा। वो वुल्फ किंग था। उसने कभी किसी से माफी नहीं मांगी थी। ये पहली बार था जब उसने एक औरत से, अपनी पत्नी से, माफी मांगी। उसे पता था कि पॉइजन स्पाइडर उसके कारण शालिनी को मारने आया था। उसने ही इस औरत पर मुसीबत लाई थी। शालिनी ने हल्के से जवाब दिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल था। उसे एक पुरुष के गले में रहने की आदत नहीं थी। छोटी शालिनी, ये तुम्हारी पहली गले लगना है और ऐसे इस्तेमाल कर रही हो, उसने मन में सोचा। पर इस पुरुष के गले में उसे सुरक्षा का एहसास हुआ, जैसे वो अपनी मां की गर्म गोद में लौट आए हो। गुलू, शालिनी का पेट गुलू की आवाज करने लगा। वो भूखी थी, इससे उसे अजीब लगा। प्यारी, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए सूप बनाता हूं। शालिनी का पेट सुनकर अभय को पता चला कि वो भूखी थी। उसने शालिनी को बिस्तर पर सावधानी से रखा और किचन की ओर मुड़ा। किचन में गया, कोई खाना नहीं था। फ्रिज खोला, वहां भी कुछ नहीं। इससे वो नाराज हो गया। शालिनी घायल थी, उसे खून और ताकत की जरूरत थी, पर किचन में कुछ नहीं था तो वो खाना कैसे बनाता? ऊपर से रात के 12 बज चुके थे। दुकानें बंद थी, खाना खरीद भी नहीं सकता था। कोई बात नहीं, पड़ोसियों से उधार ले आता हूं। अभय ने दरवाजा बंद किया और घर नंबर 14 की ओर चला। 3 मिनट बाद अभय घर नंबर 14 पर पहुंचा। रात के 12 बजे थे, पर घर की लाइट जल रही थी। साफ था कि रहने वाला सोया नहीं था। अभय ने 3 बार दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में एक सेक्सी महिला हल्के मेकअप और पजामे में बाहर आई। इस महिला का चेहरा आकर्षक था। उसके लाल होंठ हल्के ऊपर उठे थे, चमकते सफेद दांत और लंबी पलकें 2 खिड़कियों की तरह थी। बहुत आकर्षक थी, लोग उनमें डूब जाना चाहते थे। उसका शरीर पतला, भरा हुआ और सुंदर था। जब वो मुस्कुराई तो उसमें एक आकर्षण था। इस वक्त वो सिर्फ पतले काले लेस पजामे में थी। उसका सुंदर शरीर अभय की नजरों में आ गया। वो बहुत आकर्षक और सेक्सी थी।